चलते हैं। आज हम लोग का जो वीडियो है, इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक लिए हैं, इस टॉपिक का नाम है एड्स यानी HIV। जानेंगे कि एड्स और HIV क्या होता है। तो आप लोग ये तो नाम सुने होंगे कहीं कहीं, लेकिन इसका आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे कि होता क्या है। HIV और एड्स, सबसे पहले HIV और एड्स में अंतर समझेंगे। HIV और एड्स होता क्या है। HIV जो है ये एक प्रकार के वायरस के नाम है, यानी एक प्रकार के विषाणु का नाम है, और एड्स जो है ये एक प्रकार के बीमारी का नाम है। ठीक है, कहने का मतलब होता है HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक प्रकार के विषाणु है जिसके शरीर में पॉजिटिव होने के बाद हम लोग को इस तरह की बीमारियां होती है जिसको एड्स बोलते हैं। तो आपको बताया कि HIV क्या है, तो HIV एक प्रकार का विषाणु है जिसके वजह से एड्स नामक बीमारी हम लोग के शरीर में फैलता है। ठीक है, तो आपको बता दिए कि एड्स क्या है। एड्स एक प्रकार की बीमारी है जो कि HIV नामक विषाणु की वजह से फैलता है। और यह वायरस क्या करता है, तो शरीर में हम लोगों को रोगों को लड़ने से क्षमता को कम करता है। कहने का मतलब होता है कि वायरस हम लोग क्या करता है, जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हम लोग के शरीर में किसी भी प्रकार के जो रोग होता है उसको लड़ने की क्षमता कम कर देता है, या किसी भी प्रकार के काम करने में असमर्थता जाहिर करता है। यानी मिला जुला कर ये कहा जाए कि हमारे शरीर को इतना ज्यादा ही कमजोर बना देता है कि किसी भी काम के लायक आप नहीं रहते हैं, और लोग कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाता है उस व्यक्ति की। तो ये एक प्रकार का एड्स है। एड्स एक प्रकार का बहुत ही घातक बीमारी है, और इसका अभी तक किसी भी प्रकार का इलाज संभव नहीं हुआ है। यानी एड्स यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसका इलाज संभव नहीं है, उस व्यक्ति का मृत्यु होना 100% तय है। तो HIV जो है, आपको बताया कि HIV एक विषाणु है जिसकी वजह से हम लोग एड्स फैलता है, और एड्स जो होता है ला इलाज बीमारी है, यानी किसी भी प्रकार से ठीक इसको नहीं किया जा सकता है। ये बीमारी को फैलने का कारण, यानी एड्स को फैलने का कारण आपको बताया HIV होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, इसी की वजह से हम लोग को ये बीमारी फैलता है। अब हम लोग जानते हैं कि बीमारी कैसे फैलता है, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी कि इस बीमारी को फैलने का कारण क्या होता है। तो एड्स फैलने का मुख्य रूप से 3-4 गो कारण होता है। वो कौन कौन से कारण होता है, कौन कौन से कारक होता है। तो HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यदि असुरक्षित तरीका से आप संपर्क में आते हैं तो उस दौरान बीमारी होगा। कहने का मतलब होता है कि यदि कोई महिला या कोई पुरुष पहले से HIV ग्रसित रहेगा, यानी एड्स से ग्रसित रहेगा, और उसके साथ आप संभोग करेंगे, यानी सेक्स करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो उस अवस्था में एड्स नामक बीमारी फैलने की संभावना बन जाती है। कहने का मतलब होता है कि कभी भी संक्रमित महिला या पुरुष के साथ यदि आप सेक्स करते हैं या संबंध बनाते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस दौरान आपको भी इस तरह की बीमारी होने की संभावना बन जाती है। तो पहला कारण होगा। दूसरा ये होता है संक्रमित सिरिंज एवं दवाइयों की वजह से। कहने का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है कि किसी एड्स वाले व्यक्ति का सिरिंज किसी सामान्य व्यक्ति का, उसी सिरिंज से यदि उसको इंजेक्शन हम लोग देते हैं तो उस अवस्था में भी उस व्यक्ति को एड्स नामक बीमारी होने की संभावना बन जाती है। तो कभी भी हम लोग को एक सिरिंज से दूसरे सिरिंज को उपयोग में नहीं लाना। कहने का मतलब होता है एक व्यक्ति को एक बार में कम से कम हम लोग को एक ही सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। एक ही सिरिंज से सभी लोगों को यदि आप इंजेक्शन दीजिएगा तो हो सकता है उसमें से कोई व्यक्ति यदि एड्स से संक्रमित रहेंगे तो आपको भी एड्स होने की संभावना बन जाती है। तो संक्रमित सिरिंज और सुइयों का इस्तेमाल करने से भी हम लोग का ये मतलब बीमारी फैलता है। उसके बाद होता है संक्रमित रक्त चढ़ाने से। कभी कभी व्यक्तियों को रक्त की जरूरत पड़ जाती है, यानी शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, और उस दौरान हम लोग ब्लड देते हैं। तो ब्लड जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं उसको जांच करके लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, HIV पॉजिटिव तो नहीं है। क्योंकि उस अवस्था में यानी किसी व्यक्ति को एड्स वाले रोग या HIV पॉजिटिव वाले व्यक्तियों का खून आपके शरीर में जाता है तो आपको भी 100% एड्स होने की संभावना बन जाती है। उसके बाद गर्भवती महिलाओं से उसके होने वाले शिशु को, यानी गर्भवती महिला को यदि एड्स रहेगा और आने वाला उसका शिशु होगा तो उसको भी एड्स होने की संभावना बन जाती है। तो मुख्य रूप से 4 हुआ, यानी मुख्य रूप से 4 कारण है। 4 कारणों से एड्स फैलता है। पहला आपको बताएं, यदि कोई महिला या पुरुष एड्स से संक्रमित रहेगा तो उसके साथ जो भी संभोग करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, उसको भी हो सकता है। उसके बाद संक्रमित सिरिंज या सुई के वजह से भी फैल सकता है। उसके बाद संक्रमित ब्लड, किसी को संक्रमित ब्लड आप चढ़ाते हैं तो उस अवस्था में भी हो सकता है। और गर्भवती महिला को यदि किसी प्रकार के एड्स नामक बीमारी या इस तरह के बीमारियां रहेगी तो उसके आने वाले शिशु में भी इस तरह की बीमारियां फैलता है। तो एड्स फैलने का मुख्य रूप से 4 कारण हुआ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि इसको लोग छुआछूत के भी नाम से प्रचार करते हैं। तो ये छुआछूत की बीमारी नहीं है।
जब तक ये चारों कारण आपको बताए कि ये चारों कारण से ही फैलता है, इसका और कोई कारण नहीं है। मुख्य रूप से बीमारी को फैलने का जो कारण आपको बताया 4 तरीका है। यदि आप किसी सामाजिक व्यवहार जैसे कि हम लोग हाथ मिलाना या गला मिलना या किसी व्यक्ति से आप हाथ मिलाते हैं या गला मिलते हैं तो उस दौरान ये सब बीमारी नहीं होगी। यानी किसी व्यक्ति से आप हाथ मिलाते हैं एड्स भी उसको रहेगा और उससे आप हाथ मिलाइएगा गला मिलेगा तो आपको एड्स नहीं होगा। एड्स कब होगा? जब आप शारीरिक संबंध बनाइएगा तब होगा। हाथ मिलाने और गला मिलने से इस तरह की बीमारी नहीं होती है। उसके बाद साथ साथ खाने से भी बीमारी नहीं होता। कितना लोग ये भी सोचते हैं कि संक्रमण बीमारी है तो वो उसके जूठा खाएंगे तो हमको भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक साथ खाना खाइएगा तभी बीमारी नहीं होगा। उसके बाद खाने के बर्तन, कपड़े, बिस्तर, शौचालय, टेलीफोन, स्विमिंग पूल इत्यादि सामूहिक कोई भी काम आप करिएगा इस तरह की बीमारी नहीं होगा। ठीक है, यानी एड्स बीमारी जो होगा वो इन सब के कारणों से नहीं होता है। उसके बाद मच्छर के काटने से नहीं होगा, घर में पाए जाने वाले कीट मकोड़े के भी काटने से नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद खांसने या छींकने से भी नहीं होगा। तो आपको ये बताए इन इन चीजों से हम लोग को संक्रमण ये HIV या एड्स बीमारी नहीं होता है। एड्स बीमारी होने का मुख्य रूप से 4 कारण है। जैसे कभी कभी अफवाह में लोग क्या करते हैं कि जिसको एड्स हो जाता है उससे दूरी बना लेते हैं। तो दूरी बनाना है आपको सेक्सुअल शारीरिक संबंध से दूरी बनाना है। बाकी उसके रहन सहन जो सामान्य उसका औपचारिक तरीका है उससे आपको दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके वजह से एड्स फैलता ही नहीं है। और एड्स फैलने का जो मुख्य रूप से 4 कारण आपको बताया कि सेक्सुअल इथी से होगा, शारीरिक संबंध से होगा, संक्रमित ब्लड से होगा, संक्रमित सुई या निडिल से हो सकता है, गर्भवती माता के जो बच्चा पैदा होगा उससे हो सकता है। बाकी जो आम तरीका पर उससे मिलिएगा जुलिएगा खाइएगा पीजिएगा खेलिएगा कूदिएगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला HIV एड्स को। ठीक है, अब हम लोग यदि बात करते हैं इसका उद्भवन काल की तो 5 महीना से लेकर 10 साल तक होता है या उससे ज्यादा भी होता है। कहने का मतलब होता है HIV जो होता है यानी एड्स जो बीमारी होता है इसका उद्भवन काल की यदि हम बात करें तो 5 महीने से लेकर 10 वर्ष तक का होता है। यानी आज करिएगा आज ही आपको बीमारी नहीं हो जाएगा, उस बीमारी को होने में लगभग कुछ दिन के बाद वो दिखाई दे सकता है। तो कभी भी HIV पॉजिटिव वाले महिला या पुरुष के साथ संभोग करने से बचना चाहिए। कभी हम लोग कोशिश करना चाहिए कि एक महिला के साथ ही या एक पुरुष के साथ ही हम लोग को अपना शारीरिक संबंध रखना चाहिए। ज्यादा लोगों के साथ रखेंगे इस तरह की बीमारियां ज्यादा फैलेंगी। जानेंगे कि इसका चिन्ह एवं लक्षण क्या होता है। यानी किसी व्यक्ति को एड्स हो जाएगा तो कौन कौन से चिन्ह और लक्षण देखने को मिलता है उस व्यक्ति में। तो सबसे पहले ये होता है कि 1 माह से अधिक समय तक सबसे पहले मुख्य लक्षण देखेंगे यानी मेन लक्षण। तो मेन लक्षण क्या होता है? 1 माह में शरीर का वजन जो होगा 90% से कम हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसमें 90% उसका शरीर का वजन घट जाएगा। वजन घटने का मतलब क्या होगा? शरीर एकदम दुबला पतला हो जाएगा, एकदम व्यक्ति एकदम मरे मरे से हो जाएगा। समझ रहे हैं? 1 माह के अंदर में यानी 1 माह के अंदर में शरीर का वजन 90% तक घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 माह से अधिक समय तक रुक रुक कर लगातार उसको बुखार आने लगेगा। ये भी एक प्रकार के संक्रमण का लक्षण है। 1 माह से अधिक समय तक उसको डायरिया रहेगा यानी उल्टी और पैखाना होता रहेगा। उसके बाद उसको गंभीर रूप से टीबी क्षय रोग हुआ रहेगा, सांस लेने में उसको परेशानी होगी। ये मुख्य रूप से एड्स का ये सब लक्षण है। किसी व्यक्ति को एड्स रहता है तो सबसे पहले तो उसका वजन दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा घटते रहता है और 1 महीना में 90% शरीर का वजन हम लोग का कम हो जाता है। 1 माह से अधिक समय तक रुक रुक कर लगातार उसको बुखार आने लगता है। उसके बाद 1 माह से अधिक समय तक रुक रुक कर ये लगातार उसको डायरिया होने लगता है। गंभीर उसको टीबी यानी क्षय रोग यानी खांसी उसको ज्यादा होने लगेगा। सांस लेने में उसको दिक्कत होगा। तो ये उसका मुख्य रूप से लक्षण है। यानी किसी व्यक्ति को एड्स रहता है तो उस दौरान ये सब लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद सामान्य लक्षण की यदि हम लोग बात करते हैं जनरल तरीका पे, तो जनरल तरीका में 1 माह से अधिक उसको खांसी रहेगा, लगातार खांसी रहेगा और उसको निगलने में कठिनाई उत्पन्न होगा, लगातार सिर में दर्द होगा और खाज और खुजली होगा। ये भी लक्षण है एड्स का। तो एड्स का मुख्य लक्षण इतना हुआ और सामान्य लक्षण में देखा जाए तो एक माह या 1 महीना से अधिक तक उसको खांसी रहेगा। उसके बाद निगलने में उसको कठिनाई होगी, लगातार सिर में दर्द रहेगा और खाज और खुजली से वो परेशान रहेगा। तो ये भी उसका लक्षण है। इस तरीका से भी हम लोग समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को एड्स हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि खाज और खुजली भी हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि उपरोक्त लक्षणों में यानी जो भी आपको लक्षण बताया गया उसमें से
सामान्य लक्षण हो सकता है और खून की जांच कराया जाए। कहने का मतलब ये तो लक्षण आपको आम तौर पर हो गया, लेकिन इसी से आप पुष्टि नहीं ना कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ब्लड टेस्ट जब आप कराइएगा तो HIV पॉजिटिव यानी आपका HIV पॉजिटिव, ये सब तो लक्षण हुआ। इस आधार पर आप ये नहीं ना कह सकते किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है। तो एड्स को कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति का ब्लड टेस्ट कराएंगे और ब्लड टेस्ट कराने के दौरान जब HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस पॉजिटिव पाया जाता है, HIV पॉजिटिव पाया जाता है, तो माना जाएगा कि आपको एड्स हुआ है। यदि निगेटिव पाया जाता है तो आपको एड्स नहीं हुआ है। तो ये सारे लक्षण के साथ साथ आपको HIV जांच कराना होगा। यदि HIV आपका पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको बीमारी है, HIV निगेटिव पाया जाता है तो आपको बीमारी नहीं। ठीक है। उसके बाद यदि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है कि आप कौन कौन टेस्ट करेंगे, तो ELISA टेस्ट कराएंगे आप, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट कराएंगे आप, वायरस आइसोलेशन का टेस्ट कराएंगे, म्यूरेक्स सब HIV फर्स्ट टेस्ट कराएंगे। उसके बाद पूरे शरीर के कोशिका का जांच कराएंगे, T4 T8 कोशिका का काउंटिंग कराएंगे। तो ये सारे यदि कोई व्यक्ति को एड्स लगता है कि एड्स हुआ है चाहे एड्स नहीं हुआ है तो उसको जानकारी चाहिए, तो उस दौरान किसी व्यक्ति को यदि एड्स रहता है या संभावना रहता है तो उसको इतना सारा टेस्ट लिखा जाता है, यानी 1 2 3 4 5 5 गो टेस्ट लिखिएगा तो आपको HIV या HIV पॉजिटिव के हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारे रहा। उसके बाद कभी कभी हम लोग जानते हैं एड्स को हम लोग खतरनाक बीमारी क्यों कहते हैं, एड्स को हम लोग इतना घातक बीमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि एड्स का जो देखा जाए तो एड्स का एक और फुल फॉर्म बनाया गया है जिसको बोला जाता है अवॉइडेबल यानी परिहार्य, इनक्यूरेबल, लाइलाज डिजीज और सिंड्रोम। कहने का मतलब यह एक प्रकार का ऐसा बीमारी है कि ये इसका कोई कारण नहीं पता चलता है, पता ही नहीं चलता कि कब हुआ है कब ठीक होगा। सबसे दूसरा चीज होता है लाइलाज, इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हुआ है। उसके बाद ये रोग है और अनेक रोगों का लक्षण इसमें देखने को मिलता है, ये एक लक्षण इसमें नहीं होता है, अनेक रोग का लक्षण इसमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब होता है एड्स जो होता है बहुत ही घातक बीमारी है और ये इतना घातक बीमारी है कि इसका इलाज कर पाना अभी संभव नहीं है। ठीक है, यदि इसको मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हम लोग को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दिया जाता है, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट थेरेपी किया जाता है। इस तरह से इसको मैनेजमेंट करके हम लोग इस रोग का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो देखे होंगे कि आपको यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बात करते हैं कि एवरेज पर एक्ट रिस्क ऑफ जेनेटिंग HIV बाई एक्सपोजर रूट ऑफ टू एनी इन्फेक्शन सोर्स। कहने का मतलब होता है कि जानेंगे किन किन कारणों से कितना कितना इन्फेक्शन इसका फैलने की संभावना बनी रहती है, यानी जानेंगे कि हम लोग सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हम लोग को 90% एड्स फैलने की संभावना बनी रहती है। तो कभी भी आप ब्लड लेते हैं तो उस दौरान इस बात को ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति से आप ब्लड लेते हैं उसका HIV टेस्ट कराने के बाद ही लीजिए। यदि उसका HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो उस अवस्था में ब्लड नहीं लेना है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 90% एड्स फैलने की संभावना दर्ज की गई है। उसके बाद चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा के जन्म के दौरान उसको 25% केस देखने को मिलता है, यानी बच्चा को जन्म के दौरान भी 25% एड्स फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद निडिल सिरिंज इन्फेक्टिव ड्रग यूज, यानी आपका निडिल और सिरिंज यदि इन्फेक्शन रहता है तो उस दौरान भी संक्रमण फैलता है, लेकिन बहुत कम फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। 0.67% इस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। उसके बाद परकुटेनियस नीडल स्टिक्स के वजह से ये बीमारी फैलता है, जिसमें 0.30% इस तरह की बीमारी देखने को मिलता है। उसके बाद रिसेप्टिव एनल इंटरकोर्स के भी वजह से बीमारी फैलता है, जिसमें इतना अवस्था हम लोग को देखने को मिलता है, 0.04 से लेकर 3% तक इस तरह का देखने को मिलता है। उसके बाद इंसेटिव एनल इंटरकोर्स के वजह से बीमारी फैलता है, जो कि 0.03% के इथी में रेशियो में देखा जाता है। उसके बाद रिसेप्टिव पैनल वेजाइनल इंटरकोर्स के वजह से बीमारी फैलता है, जो कि 0.01 से लेकर 0.38% देखने को मिलता है। रिसेप्टिव ओरल इंटरकोर्स की वजह से बीमारी फैलता है, जो कि 0.0 से लेकर 0.04% फैलता है।
उसके बाद इंसेटिव ओरल इंटरकोर्स की वजह से बीमारी फैलता है, 0.0 से लेकर 0.05% तक की बीमारी फैलने की संभावना। यानी कहने का मतलब होता है कि कौन कौन तरीका से, यानी सबसे अधिक जो एड्स फैलाने के जो मुख्य जिम्मेदार होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी सबसे अधिक एड्स फैलने की जो होती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ज्यादा फैलता है। तो कभी भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आप इस बात को ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति का ब्लड लेते हैं तो उसका HIV टेस्ट कराने के बाद ही ब्लड लीजिए, उस अवस्था में इस तरह की बीमारी कम फैलने की संभावना बनी रहती है। यदि हम लोग बात करते हैं भारत की, तो भारत में 2006 ईस्वी में इसका सर्वे कराया गया था, यानी भारत में 2006 ईस्वी में सर्वे कराया गया था कि किन किन कारणों से, किन किन फैक्टर के वजह से कितना कितना केस हम लोग को एड्स के मिला था। तो यदि बात करते हैं सेक्स का, तो सेक्स की वजह से संक्रमित व्यक्ति जो होता है 1,66,669 केस मिला था, यानी कि सेक्स की वजह से, यानी कहने का मतलब सेक्सुअल, यानी भारत में किसी व्यक्ति को एड्स हुआ और उसके द्वारा संबंध बनाने के बाद जो एड्स हुआ था उसमें केस देखने को मिला था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 1,06,669 केस मिला था सेक्सुअल के वजह से, यानी सेक्स के वजह से इतना केस मिला था, जो कि 85.34% सबसे अधिक दर्ज किया गया था। यानी भारत में एड्स फैलने का जो मुख्य कारण बताया गया था उसमें क्या था, सेक्स। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शारीरिक संबंध बनाइए तो किसी एक महिला या एक पुरुष के साथ संबंध रखिए, उसके बाद यदि रखते भी हैं तो अधिकतम हम लोग कंडोम का उपयोग करना चाहिए, इससे इस तरह के संक्रमण कम फैलेगा। तो भारत की यदि हम लोग बात करें तो सेक्स की वजह से 1,06,669 केस मिला हुआ था, जो कि 85.34% परसेंटेज निकाला गया था। यानी सबसे अधिक भारत में 2006 में आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक भारत में एड्स फैलने का जो कारण है वो है क्या, गलत तरीका से शारीरिक संबंध बनाना। उसके बाद प्रेनेटल ट्रांसमिशन से भी फैला था, इसमें 47,04,755 केस मिला था, जिसका यदि हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो 3.80% मिला था। उसके बाद ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के भी वजह से कुछ मिला था, जो कि 2,563 केस मिला था, और यदि रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो 2.05% इसका केस मिला था। उसके बाद इंजेक्टिंग ड्रग यूजर, यानी नीडल ओडिल से यदि इस तरह का फैला था तो 2900 यानी 2,930 केस मिला था, जो कि 2.34% हुआ था। उसके बाद यदि अदर की बात करें तो 8,078 मिला था, जो कि 6.46% होता है। तो कहने का मतलब होता है कि भारत में यदि मुख्य रूप से कहा जाए कि एड्स फैलने का मुख्य जिम्मेदार कौन है, तो गलत तरीका से शारीरिक संबंध रखना। यदि गलत तरीका से शारीरिक संबंध रहेगा तो उस अवस्था में आपको एड्स फैलने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि HIV और एड्स में अंतर क्या है। जैसे कि कोई कोई क्या होता है कि एड्स को ही HIV समझ लेता है, HIV को एड्स समझ लेता है। जैसे कि आपको बताया कि HIV क्या है, HIV एक प्रकार के विषाणु का नाम है, और एड्स क्या है, उसके द्वारा फैले हुए रोग का नाम है। तो HIV एक प्रकार क्या है, अति सूक्ष्म विषाणु है, जिसकी वजह से हम लोग का एड्स नामक बीमारी फैलता है, और ये संलक्षण होता है, इसमें बहुत सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। यह जो होता है मनुष्य के अन्य रोगों पे लड़ने के जो होता है क्षमता को घटा देता है। यानी किसी व्यक्ति को एड्स रहेगा तो आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता इतना कम हो जाएगा कि एक पे एक दूसरा रोग क्या हो गया, आप बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इस बीमारी में हम लोग को सर्दी जुकाम से लेकर फुफ्फुस टीबी जैसे अनेक प्रकार के रोग भी होने लगता है। ठीक है, और एड्स का परीक्षण जो होता है महत्वपूर्ण होता है। एड्स का हम लोग को हमेशा परीक्षण कराते रहना चाहिए। सिर्फ एड्स परीक्षण से ही नहीं, निश्चित रूप से हम लोग को संक्रमण का पता लगाना चाहिए। कहने का मतलब मुख्य रूप से आपको, जैसे मान लीजिए एड्स का आपने लगा लिए कि एड्स हुआ है, लेकिन किन कारणों से हुआ है ये भी पता लगाना जरूरी होता है। यदि भारत की आपको बात करें तो आपको बताएं कि भारत में एड्स फैलने का जो मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है वो गलत तरीका से शारीरिक संबंध बनाना होता है, या एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से भारत में इस तरह की बीमारियां ज्यादा फैलता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग करते हैं कि इसको रोकथाम कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति को यदि एड्स हो गया है या एड्स न हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो असुरक्षित यौन संपर्क से बचना चाहिए। कहने का मतलब कि बिना कंडोम के हम लोग को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। कभी भी शारीरिक संबंध बनाते समय हम लोग को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए।
महिला हो या पुरुष हो, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। उस अवस्था में इस तरह की बीमारी ज्यादा फैलने की संभावना बनी रहती है। एक ही साथी के साथ हम लोग यौन संपर्क रखना चाहिए। एक से अधिक लोगों के साथ रखेंगे तो इस तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ी रहती है। आवश्यकता होने पर केवल लाइसेंसीकृत, कहने का मतलब होता है कि यदि आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी, आपको ब्लड चाहिए ही चाहिए, तो उस अवस्था में कभी भी ब्लड आप लीजिए तो लाइसेंसी ब्लड बैंक से लीजिए, जहां पर लाइसेंस हो, ताकि वहां पर जांच पड़ताल करके मिले। यानी कभी भी हम लोग को ब्लड लेना चाहिए तो जांच करवा के लेना चाहिए। एचआईवी पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी इस तरह की बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद विषकर्मित सुई का, यानी विषकर्मित सुई का हम लोग का उपयोग करना चाहिए। किसी प्रकार के संक्रमित सुई का उपयोग से हम लोग को बचना चाहिए। उसके बाद गर्भावस्था में एचआईवी का जांच करवाना चाहिए। यदि आप गर्भावस्था में कोई महिला है तो उसका एचआईवी जांच करवाना चाहिए, क्योंकि उसका पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि उसका पॉजिटिव रहेगा तो आने वाला बच्चा का एड्स होगा। तो इन सब चीजों को हम लोग को पीपीसीटी केंद्र में, यानी जो भी सरकारी अस्पताल होता है, पीपीसीटी केंद्र में हम लोग को उसका दर्ज करवाना चाहिए कि मुझे एचआईवी पॉजिटिव हम है। उसके बाद यौन रोग होने पर अपना एवं अपने यौन साथी के एक साथ इलाज कराना चाहिए। कहने का मतलब होता है कभी भी, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कभी भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज जब भी होता है तो एक आदमी का इलाज करेगा तो बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, दोनों को कराना पड़ेगा। तो कभी एड्स नामक बीमारी हो गया है तो महिला और पुरुष दोनों का साथ साथ हम लोग को इलाज कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को व्यक्ति का स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य होता है कि एमसी या इस तरह का जो भी होता है, हम लोग को साफ सफाई पर विशेष हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग को एक दूसरे के साथ मिलकर सुई या सिरिंज के माध्यम से हम लोग को नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कहने का मतलब क्या होता है। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि नशीली पदार्थों, जैसे आज की डेट में बिहार में दारू बंद है या बहुत सारे इलाकों में दारू बंद रहता है, तो वहां पर बहुत सारा ऐसा इंजेक्शन है, बहुत सारा ऐसा ड्रग्स है जिसको नीडल के या सिरिंज के द्वारा शराबी लोग लेते हैं या नशा करने वाले लोग लेते हैं। वो क्या करते हैं कि एक ही सिरिंज से वो भी लेता है और उसका साथी भी लेता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि आपको यदि एचआईवी पॉजिटिव रहिएगा तो उस व्यक्ति को भी होगा, तो आपको भी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो कहने का मतलब होता है कि एक साथ मिलकर हम लोग को सुई या सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्तदान, यानी किसी व्यक्ति को आप ब्लड ट्रांसमिट करें, रक्तदान कर रहे हैं या वीर्य दान कर रहे हैं या शारीरिक अंगों का दान कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको एड्स पॉजिटिव देख लेना है कि है या नहीं है। क्योंकि यदि आपका एड्स पॉजिटिव है और किसी व्यक्ति को आप अपना अंग दान या ब्लड दान या वीर्य दान या कुछ भी दान देते हैं, तो उस दौरान आपको इस तरह की बीमारी होने की संभावना बन जाएगी। तो इस चीज पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर के सलाह के अनुसार अपना स्वास्थ्य का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। गर्भवती माता को एचआईवी का जांच करवाना चाहिए। उसके बाद सार्वजनिक जागरूकता एवं सामुदायिक समर्थन का बढ़ावा देना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि अधिक से अधिक इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि लोग इससे कम शिकार होंगे। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी व्यक्ति को एचआईवी या एड्स से ग्रसित हो गया तो उस व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार से बचना चाहिए। जैसे कहने का मतलब होता है, आपको पता है ना, किसी व्यक्ति को आदमी सुन लेता है कि एचआईवी हो गया तो उसे दूरी बनाने लगता है। दूरी नहीं बनाना है, उसको साइकोलॉजिकल सहारा दीजिए, मानसिक सहारा दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको बताए कि एड्स फैलने का कारण क्या है, उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनेगा तब फैलेगा। उसके साथ मिलिएगा, जुलिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, खेलिएगा, कूदिएगा, बात करिएगा तो नहीं फैलेगा। तो यदि किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो कभी कभी आदमी क्या करता है, उससे दूरी बना लेता है। ऐसा नहीं करना है, उसको आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, यानी मानसिक सहारा देना है, ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक दिनों तक जी सके। नहीं तो उस अवस्था में व्यक्ति का जल्दी मृत्यु हो जाएगा। एड्स जनित जटिलताओं का तत्काल उपचार करना चाहिए। एड्स किन किन कारणों से फैल रहा है, उन चीजों का हम लोग उपाय करना चाहिए। महिलाएं यौन संपर्क में कंडोम का इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। महिलाओं को सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक आपको कंडोम का उपयोग करें, कंडोम के साथ ही सेक्स करवाना चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह की बीमारी कम फैलने की संभावना। क्योंकि आपको बताया, पिछला वाला वीडियो में बताए थे कि यौन संचालित बीमारियां जो होती है पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वो कब फैलता है तो महिलाओं से ही फैलता है। यानी इस तरह के रोग फैलाने का जो मुख्य जिम्मेदार होती है वो महिला ही होती है, ठीक है, और पुरुषों में ज्यादातर फैलता है। तो कहने का मतलब कभी भी आप सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उस अवस्था में आप अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ देना चाहिए कि कंडोम का उपयोग करें। इससे क्या होगा, इस तरह की बीमारियां कम होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
एड्स से और एचआईवी से संबंधित किसी भी प्रकार के मन में क्वेश्चन नहीं होगा। यदि मन में आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन या सवाल रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। पुनः आपको एक बार और बताते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर यदि देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा जाए और लोग घर बैठे ही अपने आप को स्वस्थ रख पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।